हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं शुभम शर्मा, आप देख रहे हैं एसकेएम एक्सपर्ट। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर के बारे में और लास्ट में एक लॉ पढ़ेंगे, दैट इज़ अ रॉल्स लॉ। इससे पहले की वीडियोस में जैसे कि मैंने आपको बताया सॉल्यूशन क्या होते हैं, उनके कंसंट्रेशन को कैसे निकालते हैं, फिर हमने सीखा सॉल्युबिलिटी क्या होती है, फिर हमने पढ़ा सॉल्युबिलिटी में एक लास्ट लॉ पढ़ा था, दैट इज़ अ हेनरीज लॉ। आज की वीडियो में हम शुरुआत करते हैं वेपर प्रेशर से। तो वेपर प्रेशर होता है क्या है? तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको मैं एक प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल से ले चलता हूँ। तो जैसे आपको घर पे क्या होता है, पानी गर्म करते हैं, या समझ लो किसी घर पे तबीयत ख़राब है तो डॉक्टर जी ने क्या बोला है कि भैया जो दवाई है उसको गर्म पानी के साथ लेना, एक सुबह एक शाम। तो उस गर्म पानी को कैसे करते होंगे हम, कैसे करते हैं तो आपने देखा भी होगा। तो क्या होता है, हम एक वेसल लेते हैं और उस वेसल में क्या कर देते हैं, पानी को गर्म करने रख देते हैं। ठीक हो गई बात। जब आपने तो अब क्या हो रहा है, और ये कैसा वेसल लेते हैं हम, क्लोज्ड वेसल, कि ताकि जल्दी पानी गर्म हो जाए। क्लोज्ड वेसल लेते हैं, इसके अंदर हम वाटर को डालते हैं, ठीक है, ऐड ऑन करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जो दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पे। एक तो ये आप देख रहे हैं, ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं। ये क्या है, सरफेस के वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो मैंने ब्लैक कलर से दिखाए हैं, सही है। और एक होते हैं जो नीचे हैं, जो पानी के जो नीचे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो अब क्या होगा, अब हम पहले नीचे वाले मॉलिक्यूल की बात करते हैं। ये रेड वाला दिख रहा है आपको? तो ये वाले मॉलिक्यूल्स को आप अगर देखो, जो इसको चारों तरफ से लोगों ने घेर रखा है, मतलब पकड़ रखा है कि भाई तू कहीं नहीं जाएगा, तू हमारा दोस्त है भाई, तू कहीं नहीं जाएगा, तू कहीं नहीं जाएगा, पकड़ रखा है भाई से। अब क्या हुआ, जैसी मैंने यहाँ से हीट दी, सही है, यहाँ से हीट दोगे तभी तो पानी आपका गर्म होगा। और एक तो क्या होगा, ये वाले को तो पकड़ रखा है, तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी लगेगी वो क्या लगेगी, मतलब इसमें जो काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही तो मॉलिक्यूल्स आगे मूव करेंगे, तो इसमें जो लगेगी ज़्यादा लगेगी। और पर इस ऊपर की जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, अब इनकी कंडीशन देखो, ये तो भैया नीचे से इन्हें पकड़ रखा है, ऊपर से तो आज़ाद है, खाली है भैया। थोड़ी सी इन्हें आप हीट दोगे तो फुर करके हवा में चले जाएंगे घूमने फिरने, सही है। तो वही हुआ, कैसा किया और ये लोग चले गए भैया। चले तो भाई मज़े मज़े में गए, सही है। पर क्या हुआ, वेसल तो हमारा क्लोज था। ये लिक्विड से वेपर्स तो बन तो गए, लिक्विड से वेपर बन तो गए, सही है। और इसी लिक्विड के वेपर को बनने के लिए इसी प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। अब वेपर्स बन गए, बाहर जा नहीं सकते थे, तो अब इनके पास एक ही रास्ता था, वापस वहीं आना, वापस उस लिक्विड के सरफेस पे आना। जब वेपर्स लिक्विड के सरफेस पे वापस आता है और लिक्विड सरफेस से कहता है मुझे वापस अपने में ऐड ऑन कर लो, तो फिर उसे क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे करके कंडेंस होना पड़ेगा। तो मतलब वेपर्स वापस लिक्विड में आ रहे थे और इसी प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं। और अगर हम इस एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, क्या डॉक्टर जी ने हमें दवाई के लिए गर्म पानी से बोला था, हमने इसे रख गए, हम दूर से रूम में आराम से मस्त में भूल ही गए कि भैया गैस में पानी रखा हुआ का, पानी इतना गर्म हो गया, थोड़ी देर हमने उसे गैस बंद करके उसे हमने ठंडा करने रख दिया। जब ठंडा कर रहे थे तब उस समय क्या हुआ, जो वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर चले गई थी, वो धीरे धीरे वेपर्स जो थी वो नीचे वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में नीचे नीचे आके सरफेस पे जमा होने लगी। अगर आपको ये देखना है तो आप देख भी सकते हो अपने घर पे ये चीज़ करके, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लिक्विड वेपर्स और इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। अब ये दोनों प्रोसेस आपने और कहाँ पढ़े होंगे, वाटर साइकिल में ही पढ़े होंगे, सब वही प्रोसेस है, सही है। तो हम मेन टर्म पे आते हैं, जो हम पढ़ रहे थे वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या हुआ, जब ये वेपर्स अपनी सरफेस को छोड़ के चले गए थे, तो इन वेपर्स ने जाने के बाद इस सरफेस पे एक प्रेशर क्रिएट किया, सही है। तो pressure created by the vapors on the surface of the liquid is known as vapor pressure। समझ आ गई बात? तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, मैं लिख देता हूँ, द प्रेशर क्रिएटेड या एग्जर्टेड, कुछ भी बोल दो, क्रिएटेड बाय द वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज नोन एज वेपर प्रेशर। चलो भाई, हमें इतनी बात तो समझ आ गई कि भैया वेपर प्रेशर होता क्या है, सही है। अब हम लौट चलते हैं
क्या कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन भाई के पास चलते हैं। सॉल्यूशन से पूछा भाई हमें तुम्हारी याद आ गई, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तो पूरा चैप्टर बना हुआ है। तो सॉल्यूशन दो चीज़ से मिलके बनता है, क्या? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब ये सॉल्यूट मैंने बताया था क्या होते हैं, जो कम क्वांटिटी में फाउंड होते हैं, और सॉल्वेंट क्या होते हैं, जो ज़्यादा क्वांटिटी में फाउंड होते हैं। ठीक हो गई बात। अब देखो, जब हम हेनरीज लॉ पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था? गैस इन लिक्विड। क्या पढ़ा था? गैस इन लिक्विड। अब कुल मिला के हमारे पास दो सॉल्यूशन और रह गए। एक तो रह गया लिक्विड इन लिक्विड, और एक और क्या रह गया? सॉलिड इन लिक्विड। सही है। तो जो गैस इन लिक्विड था, इससे हमने क्या सीखा था? हेनरी लॉ का कॉन्सेप्ट सीखा था, वो हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। सही है। अब बचे हमारे पास ये दो सॉल्यूशंस। सब में आप ये देख रहे हो ना, लिक्विड जो है ये क्या है? सॉल्वेंट की तरह प्रेजेंट है, बस इसके सॉल्यूट चेंज हो रहे हैं। गैस वाला कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में लिक्विड और सॉलिड पढ़ेंगे। इसी में से एक में से निकल के आएगा रॉल्ड्स लॉ। सही है। तो हमने सीखा, अब हम ये पढ़ रहे हैं लिक्विड इन लिक्विड। अब हम वाला कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड लिक्विड मेरा सॉल्वेंट मैंने यहाँ पे वोलेटाइल, हमेशा तो नहीं, जनरली क्या होता है, मेरा सॉल्वेंट हमें वोलेटाइल होता है। ठीक है। और ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वोलेटाइल भी हो सकता है, नॉन वोलेटाइल भी हो सकता है। पर अगर मैं अपने इस केस की बात कर रहा हूँ लिक्विड इन लिक्विड वाले की, तो ये भी यहाँ पे वोलेटाइल है। अरे सर जी, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल ये क्या होता है? ये टाइल क्या बोल रहे हो आप? वोलेटाइल्स वो सब्सटेंस होते हैं जो एवोपरेशन बहुत आसानी से कर लेते हैं, या वेपर्स को बहुत आसानी से बना लेते हैं। पर नॉन वोलेटाइल ये काम नहीं कर सकते हैं, या बहुत डिफ़िकल्ट से वो वेपर्स को क्रिएट करते हैं। वेपर्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट के लिए। आगे डिटेल में धीरे धीरे आप और मैं आपको बताता रहूँगा। देखो, अब हमारे पास सॉल्यूशन है, तो हम सॉल्यूशन में सॉलिड और सॉल्वेंट होते हैं। हमने दोनों चीज़ों को वोलेटाइल ले लिया। वोलेटाइल क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब देखो क्या हुआ, ये जब ये सॉल्यूशन बना होगा, ये सॉल्यूशन कैसे बना? तो ये सॉल्यूशन है, मान लो ये आपका सॉल्यूशन बन के आ गया। ये बना है भाई साहब 100 ml का सॉल्यूशन बना है। सही है। आपको कुछ ऐसी केमिस्ट्री लैब में पढ़ा हुआ 100 ml का सॉल्यूशन। अब उसमें कुछ सॉल्यूट, क्या पता उसमें 20 ml का ये सॉल्यूट डाला हो, 80 ml का सॉल्वेंट डाला हो। ये भी वोलेटाइल है और ये भी वोलेटाइल है, दोनों वोलेटाइल हैं। ठीक हो गई बात? मिल गए, एक सॉल्यूशन बन गया। ये बात आपको समझ आ गई। अब क्या हुआ, दोनों वोलेटाइल हैं तो दोनों के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल के साइज, वो सब चीज़ क्या सिमिलर होंगी? तो सही है भाई, सिमिलर हो गई, तो सब रूबरू हैं। ये देखो, ये सॉल्यूट हो गया, ये जो ब्लैक ब्लैक हैं ये सॉल्यूट दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, सॉल्यूट हो गए। ठीक है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ रेड रेड, वो क्या जाएंगे? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हो गए। ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हो गए। सही है। ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हो गए। तो क्या है, सबकी जो लेयर है, सरफेस है, वो क्या सेम है। सही है। तो वोलेटाइल तो सब सेम है एक दूसरे, चाहे वो अलग थे वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में, तब भी जो उनके साइज थे और वो जब मिलने के बाद बने लगभग सेम रहे। सही है। जिसकी वजह से क्या होगा, जो वेपर्स बनेंगे वो बहुत आसानी से बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप इसके नीचे से आप हीट करेंगे तो क्या होगा भैया, दोनों वोलेटाइल हैं और वो मिलके मेरे को क्या बना देंगे, वेपर्स इजीली फॉर्म होने लगेंगे। सही है। समझ आ गई बात? तो अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट मैं जो बताने वाला हूँ द रॉल्ड्स लॉ का, वो ये होता है, जब ये सब प्रोसेस हो रहा होता है ना, ये वाला, ये जो पानी वाला हम पढ़ रहे थे ना एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल में लौट चलते हैं। देखो क्या हुआ, जब ये प्रोसेस हो रहा था, लिक्विड वेपर में बदल रहा, वेपर लिक्विड में बदल रहा, यही कोई काम एक बच्चा केमिस्ट्री लैब में कर रहा था, कोई केमिस्ट कर रहा था। और उसने देखा यार कि ये सब चीज़ जो हो तो रही है, इसमें कोई क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप निकल के आई, मतलब कोई इन दोनों के बीच में संबंध है। लिक्विड वेपर में बदल रहा है, वेपर लिक्विड, और ये मतलब आपस में इक्विलिब्रियम पे आ गए। ऐसा कुछ क्या, कोई तो रिलेशनशिप है। तो थोड़े टाइम बाद उसके दिमाग में कुछ आया और उसने एक अपने ही नाम पे एक लॉ दे दिया। और वो कौन थे केमिस्ट? वो फ्रेंच के केमिस्ट थे, उनका नाम था रॉल्ड्स। और उन्होंने क्या लॉ दिया? उन्होंने ये नियम दिया, उन्होंने ये कहा कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। मतलब
पार्शियल प्रेशर ईच कंपोनेंट, मान लो ये कंपोनेंट आपका 1 ले लो या A ले लो, जो भी बुकों में अलग अलग लिखा होता है, 2 ले लो, इसे B ले लो, जो आपको ठीक लगे, सही है। अब एक कंपोनेंट मतलब पार्शियल प्रेशर एक कंपोनेंट मतलब एक का 1 का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन से प्रोपोर्शनल है। कितने अमाउंट का वो सॉल्यूट है, मोल फ्रैक्शन यहाँ पे बताना चाह रहा है कितने अमाउंट का सॉल्यूट आपने अपने सॉल्यूशन में डाला है, सही है। तो अब मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, सही है, एक कंपोनेंट हो गया। और दूसरा कंपोनेंट क्या है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, एक्स तो पता ही है ना, ये जीटा का साइन ये उसमें होता है, मोल फ्रैक्शन, ये भी मैंने आपको वो सॉल्यूशन के फर्स्ट लेक्चर में बताया है। अब देखो ये क्या है, P यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है पार्शियल प्रेशर, क्या रिप्रेजेंट करता है, पार्शियल प्रेशर। अब जब ये कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है, उसको जब आप हटाते हो तो वो एक कांस्टेंट टर्म निकल के आती है, यहाँ पे भी एक वो टर्म निकल के आई, दैट इज़ अ P नॉट, और उसी P नॉट को आप कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट A, कौन सा कंपोनेंट, प्योर कंपोनेंट A का, सही है। ये हो गई बात। अब मैं बात करूं अगर इसकी किसकी, ये वाले में, तो इसमें भी यही होगा कुछ, P इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, P नॉट आया यहाँ पे क्योंकि एक कांस्टेंट हट गया और एक x भी, तो ये भी वही बात कह रहा है, यहाँ पे ये आ जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, प्योर कंपोनेंट यहाँ पे कौन सा है, B, प्योर कंपोनेंट B का है। तो ये जो आपने रॉल्ड्स लॉ बताया ये एक अलग कंपोनेंट है, मतलब सॉल्यूट का अलग है, जब सॉल्यूट अपना अलग हुआ होगा, और ये जो मैंने बताया ये सॉल्वेंट का है, ये सॉल्वेंट का है, सही है। तो जब ये दोनों क्या है, दोनों के हमारे अलग अलग वेपर प्रेशर्स हैं, सही है, दोनों के अलग अलग पार्शियल प्रेशर्स हैं, मोल प्रेशर्स। तो अब देखो जब ये दोनों तो कॉन्सेप्ट आ गए, अब इन दोनों को जोड़ने से क्या बना था, सॉल्यूशन बना था। और इसी कॉन्सेप्ट को दिया था 11th में, आपने एक लॉ पढ़ा होगा, क्या, डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ ने टोटल प्रेशर की बात करी थी। टोटल प्रेशर यहाँ पे कैसे बनेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के प्रेशर को आप जोड़ देंगे तो आपका टोटल प्रेशर निकल के आए। अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा लिक्विड सॉल्यूशन में दो अलग अलग कंपोनेंट्स थे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, और वो दोनों कैसे थे, वॉलेटाइल थे। फिर हमने ये पढ़ा कि उनके रॉल्ड्स लॉ से निकाले अलग अलग उनके पार्शियल प्रेशर, और फिर हमने 11th क्लास की याद आ गई, हम वहाँ पहुँच गए थे डाल्टन भाई साहब के पास, और डाल्टन भाई साहब ने हमारी क्या मदद करी, हमारे उस बाइनरी सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर चाहिए था, उनने उन दोनों कंपोनेंट्स को जोड़ के हमें एक टोटल प्रेशर दे दिया हमारे सॉल्यूशन का। आइए हम देखते हैं अब इससे हमारे को क्या आगे हेल्प मिलने वाली है। टोटल प्रेशर इक्वल टू पार्शियल प्रेशर एक कंपोनेंट का B का। फिर हमने ये रॉल्ड्स लॉ से सीखा कि PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है XA से, तो मतलब P नॉट A XA। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। यहाँ पे थर्ड स्टेप में आओ तो ये देखो यहाँ पे x भी आया है। अब क्वेश्चन है ये जीटा B कैसे आया होगा। तो देखो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, मैंने जब आपको पढ़ाया था मोल फ्रैक्शन, मैंने वहाँ पे बोला था कि कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल्स में जब दो अलग अलग कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन पूछे तो आपको क्या करना है, एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, दूसरे का एक में से सबट्रैक्ट कर देना है, सही है। दोनों का नहीं निकाल लेना है क्योंकि बहुत टाइम लगता है भैया, और भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं ना एग्जाम में और ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। तो भैया और हमेशा क्या होता है, मोल फ्रैक्शन जितने भी कंपोनेंट हैं, जैसे बाइनरी सॉल्यूशन दो कंपोनेंट है तो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो मेरा XA था तो मैंने उसके बदले क्या रख दिया, 1 माइनस का XB रख दिया, सही होगी बात। और ये P नॉट B XB हो गया। अब इस ब्रैकेट को आप ओपन करना है तो P नॉट A को आपने 1 से मल्टीप्लाई करा, P नॉट A आ गया, इसको इससे करा तो P नॉट A XB आ गया, और ये एज इट ऐसे ही रहा। आगे चल के क्या हुआ कि P नॉट A तो ऐसी का ऐसी है। हमने ये जो सेम चीज़ें, अब क्वेश्चन ये था कि ये आपने ये चीज़ करी क्यों होगी, ये चीज़ हमने इसलिए करी कि कभी भी कोई चीज़ को आप सब्स्टिट्यूट या ये सब चीज़ें इसलिए करते हैं ताकि सेम टर्म्स को ला सकें हम। तो यहाँ पे हमने क्या लाया है, सेम टर्म जीटा भी। तो अब ये चीज़ जब हमारी आ गई है, ये चीज़ जब आ गई है तो हम इन दोनों में क्या करेंगे, यहाँ देखो P नॉट A है, यहाँ P नॉट B है, तो P नॉट B मतलब प्लस था इसके आगे, और यहाँ माइनस मतलब इसमें कॉमन लेके इतना आ गई, ये चीज़ हमारी आ गई। तो ये पूरी चीज़ हमें क्या बताती है,
हमें ये बताती है कि जो मेरा टोटल प्रेशर है मेरे सॉल्यूशन का जो बना है वो मोल फ्रैक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सही है। और कैसा रिलेशन है? लीनियर रिलेशन है, पहली बात। दूसरी बात हमें ये बताती है कि जो मेरा टोटल प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट 1 से नहीं, कंपोनेंट 2 से प्रोपोर्शनल है। कंपोनेंट 2 की बात कर रहे हैं। सही है। तो ये बात आपको समझ आ गई। अब ये जो ग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी को ग्राफ से हम आगे आइडल सॉल्यूशन और नॉन आइडल सॉल्यूशंस का भी कॉन्सेप्ट आएगा। तो मैं आपको इस ग्राफ को समझा देता हूँ। तो जो अगर मैं बात करूँ, ये हमें को पता है कि जो पी ओ ए होता है भैया, पी नॉट ए, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा देखा, और एक्स ए से होता है। मान लो क्या कि पी नॉट ए, और इसके बदले आपने क्या मान लिया? 1 मान लिया। तो क्या बचा? पी, यहाँ पे क्या बच जाएगा? पी इक्वल टू पी नॉट ए। ये बात हो गई, ये बात समझ आ गई। एक केस ये बन गया। तो इससे ये पता चला, एक केस ये बन गया। और क्या हो सकता है? एक ये हो सकता है कि अगर आप एक्स ए को यहाँ पे 0 रख दो, क्या रख दो? 0 रख दो, तो पी ए क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कह रहे थे कि भैया जब हमारा प्रेशर है वो ये रॉड्स के अलग अलग कंपोनेंट की बात कर रहे थे। अब हम इस ग्राफ की बात करते हैं। इस ग्राफ में हमने क्या देखा कि जब उसका x1 मोल फ्रैक्शन 1 था, तब P1 नॉट कितना आया? तब उसका मैक्सिमम क्या होगा? P1 नॉट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। सिर्फ यहाँ पे वही कंपोनेंट प्रेजेंट होगा, A। मतलब 2 कंपोनेंट थे मेरे सॉल्यूशन में, अगर जिसका 1 होगा वो कहेगा सिर्फ मैं ही ज़्यादा हो सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा भैया सॉल्यूट की जो मात्रा है इस सॉल्यूशन में वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उसका जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट वो कहेगा यहाँ पे सिर्फ मैं ही रह सकता हूँ। सही है। तो यहाँ पे P1 नॉट ही रह सकता है। ऐसे अगर जब x2 अगर ज़्यादा रहेगा तो P2 कहेगा कि भैया मैं ज़्यादा हूँ। तो जो ज़्यादा है तो 1-1 केस हो गया, तो ये हो गया। इतनी बात समझ आ गई। पर जब आप हमने दूसरा केस देखा, मैंने अगर इसको यहाँ पे 0 रख दिया तो जो इसका जो टोटल मतलब जो इसका पार्शियल प्रेशर था उस कंपोनेंट का वो डिक्रीज होने लगा, 0। तो आपने देखो जब मैं इसको 0 की तरफ ले जा रहा हूँ तो मेरा जो P1 आ रहा है वो कम हो रहा है। सही है। वैसे सेम यहाँ पे भी वही हालत है। देख रहे हो, जब यहाँ पे मैक्सिमम था तो x2 हुआ और ये कम हो रहा, तो ये हो गई बात। सही है। और ये मैंने ऐसे डॉटेड लाइन दिखाई कि ये पार्शियल प्रेशर की बात कर रहा है, ये कंप्लीट लाइन दिखाई ये टोटल प्रेशर की बात कर रहा है। टोटल प्रेशर किससे मिलने से बना था? P1 और P2 के मिलने से बना था। तो ये ग्राफ था जिसने हमें ये बताने की कोशिश करी जो मेरा वेपर प्रेशर है उसका मोल फ्रैक्शन का अलग अलग 2 जो कंपोनेंट हैं उनका क्या रिलेशन है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप आते हैं। अब अभी तक हमने जो ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक सॉल्यूशन हमारा अब कंप्लीट हो गया। क्या? लिक्विड जिसमें हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल हो। पढ़ते हैं आखिरी सॉल्यूशन। देखिए अभी तक हमने पढ़ा लिक्विड में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे जो लास्ट है सॉलिड एंड लिक्विड, जिसमें जो कंपोनेंट हैं एक नॉन वोलेटाइल है और एक वोलेटाइल है। तो जो यहाँ पे सॉल्यूट है वो सॉलिड हो गया, सॉल्वेंट जो था वो लिक्विड हो गया। सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होते हैं और सॉल्वेंट वोलेटाइल है यहाँ पे। अब मैंने एक फ्लास्क ली, फिर वही एक वेसल लिया, उसमें पानी भरा। अब यहाँ पे नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल दोनों के अलग अलग क्या थे? सॉल्यूट, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है। अब दोनों को आपने मिक्स करके आपका बन गया सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन आपके सामने तैयार है। आप इसको पी सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो सॉल्यूशन जो यहाँ पे सॉल्यूट्स होते हैं वो या तो यहाँ पे ग्लूकोज हो गया जो आजकल आप पी रहे होंगे, शुगर हो गई, सॉल्ट हो गई, जो अलग अलग पानी बनाते हैं ना वो सारे क्या हैं? नॉन वोलेटाइल के अंदर आते हैं। तो जब आपने इन दोनों के मिलने से एक सॉल्यूशन बनाया और जो आपके ग्लास में प्रिपेयर है, वेसल में प्रिपेयर है, तो क्या हुआ? इससे हमारे वेपर प्रेशर में क्या फ़र्क पड़ा जी? आइए बताते हैं हम आपको। देखिए जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है मैंने बताया था कि वो इवेपोरेशन इजीली नहीं कर सकते हैं, और जो वोलेटाइल है वो कर सकते हैं। तो मान लो अब फिर मैंने यहाँ पे हीट दी इस वेसल में, तो जो वोलेटाइल थे वो तो भैया वापस मतलब उड़ के क्या करेंगे? ये इसमें जाएंगे, वेपर्स फॉर्म में बनेंगे। पर नॉन वोलेटाइल तो अब नहीं जाएंगे, क्योंकि नॉन वोलेटाइल की तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, उसकी कोई खास बात ही नहीं है भैया। जिसकी कोई जो करैक्टर्स होंगे वो वैसे ही तो होगा। सही है। अब इसके करैक्टर्स क्या हैं नॉन वोलेटाइल के? भैया वो तो वेपोरेट नहीं कर सकता है और वोलेटाइल कर सकता है। वोलेटाइल भाई साहब चले गए। तो अब इससे फ़र्क ये पड़ा कि जो वेपर्स की मात्रा, सही है, वेपर्स जो पहले बहुत ज़्यादा बन रहे थे, मैं दोनों को एक कंपेयर भी कर देता हूँ, चलो आपके लिए इजी हो जाएगा। कि एक वेसल और ले लिया मैंने,
सही है। इस वेसल में सिर्फ वोलेटाइल 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 वोलेटाइल, और जो सॉल्यूट है वो भी हमारा वोलेटाइल वोलेटाइल है। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि यहाँ पे वेपर्स देख पा रहे हैं 2 3 4 5। तो आपको दोनों में डिफरेंस क्या आया, ये वाली चीज़ें वेपर्स, ये जो आपको दिख रहे हैं ये ऊपर वेपर्स हैं, सही। और यहाँ पे भी ये जो आप देख रहे हैं ये वेपर्स है। तो जो हमारे प्योर कंपोनेंट था, प्योर कंपोनेंट चाहे ए का ले लीजिए, प्योर कंपोनेंट ए का मतलब अगर मैं सिर्फ सॉल्वेंट की बात करूं, सही है, या दोनों नॉन वोलेटाइल, तो यहाँ पे वेपर्स की मात्रा जो थी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। और क्यों है, रीज़न आपको समझ आ गया। इससे हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे हमें ये फ़र्क पड़ेगा कि वेपर प्रेशर हो गया कम। तो इसी से एक कॉन्सेप्ट निकल के आएगा आगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वो आपको मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ाऊँगा, पर यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ। देखो एक अब देखो इसके दो कंपोनेंट वही, एक ये सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, चाहे वो वोलेटाइल नॉन, ये तो सब समझ आ गया आपको। अब ये देखो पी नॉट बी, अब जो पी बी है यहाँ पे क्या है, मेरा नॉन वोलेटाइल है। बी को मैं सॉल्यूट मान रहा हूँ ना, जो सॉल्यूट है नॉन वोलेटाइल है, तो इसका तो कोई रोल दिख ही नहीं रहा था। देखा आपने कोई प्रेशर में कोई रोल इसने प्ले किया, वेपर से ही बन रहे, तो प्रेशर कैसे क्रिएट करेगा अपने सरफेस पे, नहीं कर पाएगा ना। तो इसलिए इस भाई साहब को तो हम यहीं छोड़ा है, भैया तुम्हारा तो कोई काम ही नहीं है, इसको हमने छोड़ दिया। अब क्या पी ए जो बचा था, इसने राउल्ट्स लॉ से पी नॉट एक्स ए आ गया। फिर हमने इस एक्स ए को मोल फ्रैक्शन की मदद से, वही 1 माइनस का एक्स भी जो हमने पहले अभी किया थोड़ी देर पहले, फिर ये क्या आया, पी नॉट ए को आपने करा, इससे ये आ गया, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे पी नॉट ए एक्स भी आ गया। तो अब आपको क्या करना है, हमें एक्स पी निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है कि कितनी अमाउंट में हमारा वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है हमारे उस सॉल्यूशन में जो हम बनाए हैं, सही है। तो हमने क्या किया है, पी नॉट ए, ये मतलब ये वाली जो चीज़ नेगेटिव थी, ये वाली चीज़ जो थी, इसको अब इस तरफ लिया है तो पॉजिटिव हो गई है, और ये इधर प्लस वाली इधर नेगेटिव हो गई, और एक्स भी आपने यहीं पे रख दिया और पी नॉट बी को यहाँ लिया है। तो ये देखो ये एक रिलेशन निकल के आया, इसको हम डिटेल में वहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे। पर यहाँ पे ये देखिए, ये वाली चीज़ जो होती है ऊपर वाली जो लिखी है, इसे आप बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और इसे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि जो वेपर्स पहले ज़्यादा बन रहे थे, अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आने की वजह से जो मॉलिक्यूल, अब वो सरफेस के मॉलिक्यूल एस्केप नहीं कर सकते हैं, वेपर्स नहीं बनाएंगे, कंडेंसेशन नहीं होगा, वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। इसी वजह से लोअरिंग मतलब कम हो गए हैं वेपर प्रेशर, सही है। और अगर ये पूरी टर्म पी नॉट ए माइनस का पी और पी नॉट ए को अगर आप ऐसे ये पूरी को अगर आप जोड़ेंगे तो इसे बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दोनों में डिफरेंस है, सही है। जो पहली वाली बताई मैंने वो थी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसमें क्या है रिलेटिव, इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए मैं याद करने का तरीका बताता हूँ। देखो रिलेटिव क्या होता है, रिश्तेदार रिलेटिव, किसी के साथ रिलेशंस। तो इस भाई साहब का इसके साथ रिलेशन समझ लो, या इसका इसके साथ। तो जिसका किसके साथ रिलेशन, तो मतलब जब कोई चीज़ फ्रैक्शन में है, रिलेशन के लिए दो बंदे होने चाहिए ना, एक फैमिली है एक फैमिली है, तो दो रिलेशन होने के, एक रिलेशन होने के लिए दो फैमिलीज हैं ये, तो इसीलिए इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका तो कुछ था ही नहीं, तो ये सिर्फ अपनी अकेले में है, अकेले, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसी के साथ हमने दोनों के सॉल्यूशंस पढ़े, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब मैं अगर इसके रॉल्ड्स लॉ की बात करूं तो आप क्या बोलोगे, तो इसका रॉल्ड्स लॉ आप ऐसे बोलोगे कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली किससे प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन। एक चीज़ और आपने देखी, तो मैं आपको बताता हूँ, हमने इससे पिछली वीडियो में पढ़ा था हेनरीज लॉ के बारे में, और आज की वीडियो हमने पूरा फोकस किस पे किया, रॉल्ड्स लॉ के बारे में। दोनों लॉ को मैं एक जगह उतार लेता हूँ, क्योंकि इन दोनों से स्टेटमेंट क्वेश्चन या कोई न्यूमेरिकल या कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है। तो देखो ये P है, और वहाँ पढ़ा हमने KH और XA, या कुछ भी मोल फ्रैक्शन लिया हमने। और यहाँ पे हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, हमारा ये प्रेशर है, और यहाँ पे हमारी एक चीज़ आई थी P नॉट, और फिर आ गई X। तो ये दो अलग अलग लॉ थे, सही है। ये दो अलग अलग लॉ है, इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि अभी सिलेबस कम है, तो इसलिए आपको ईजिली जितना समझ जाओगे अच्छा है, क्योंकि बाद में बहुत सारा हो जाता है तो कन्फ्यूज़न होती है। तब भी मैं शॉर्ट नोट्स वीडियो बनाऊँगा, देखूँगा। तो ये हेनरीज लॉ है और रॉल्ड्स लॉ है। तो दोनों में आप ये देखो, सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का डिफरेंस है। यहाँ पे KH हेनरी भाई साहब अपने नाम पे दे गए, रॉल्ड्स भाई साहब ने कुछ मिलता जुलता अपने उससे दे दिया, क्योंकि उन्होंने तो नियम ही दे दिया था पूरा,
सही है। तो दोनों में बस यही डिफरेंस होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का, और दोनों लॉज सेम है, और दोनों के केस में जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है, बस डिफरेंस यहाँ पे आया क्या, वो लिक्विड वाली बात कर रहा था। ठीक है ये बात। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो यहीं पे रखते हैं, और किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।